प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व का इतिहास के अंतर्गत पुनर्जागरण और उसके अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जागरण काल वस्तुतः मध्यकाल एवं आधुनिक काल के मध्य का पुल या सेतुबंध है। पुनर्जागरण अथवा रेनेसां उस नवीन बौद्धिक मनस्थिति का प्रतीक है जो यूरोप को धीरे धीरे आधुनिकता के द्वार पर ले आई। पुनर्जागरण का काल सामान्यतः 14वीं शती ईस्वी के मध्य से 16वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक, अर्थात मोटे तौर पर 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य रखा जाता है। शाब्दिक दृष्टि से पुनर्जागरण का अर्थ है किसी पुरानी सुप्त ऐतिहासिक प्रक्रिया का पुनः जाग जाना। यूरोप में प्रयुक्त काल के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग प्रारंभ में इसलिए किया गया जो रूढ़ हो गया है क्योंकि इस काल में लेखकों एवं चिंतकों ने प्राचीन यूनान एवं रोम की विद्याओं के अध्ययन में पुनः अपनी रुचि प्रदर्शित की एवं अपने नवीन चिंतन में उस काल के बहुत से प्रतीकों का इस्तेमाल किया। लेकिन पुनर्जागरण शब्द यूरोप में प्राचीन काल की आंतरिक मनस्थिति का सही वाचक शब्द नहीं है। पुनर्जागरण तो सिर्फ सतही स्तर पर था, उस आइसबर्ग की तरह जिसका महत्वपूर्ण बड़ा हिस्सा सतह के नीचे पानी में दबा रहता है। पुनर्जागरण काल में यूरोप वस्तुतः एक ऐसे आंतरिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था जिसमें से एक ऐसे नवीन चिंतन के बीज निहित थे जो बाद में विकसित होकर एक नवीन युग आधुनिक काल के आधार बिंदु बन गए। पुनर्जागरण के नेपथ्य में चल रही विचार लहरों ने आधुनिकता के अंतरिक्ष की बंद खिड़कियां खोल दी। इतिहासकार J.E. स्वेन ने ए हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन में कहा है कि पुनर्जागरण एक समूहवाचक शब्द है। इसके अंतर्गत उन समस्त बौद्धिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो मध्यकाल के अंत एवं आधुनिक काल के प्रारंभ में दिखाई देते हैं। पुनर्जागरण युग की विशेषताएं, इनके अंतर्गत 3 मुख्य आधार बिंदु माने जाते हैं जो कि पुनर्जागरण युग के आधार स्तंभ हैं। पहला मानववाद अर्थात मानवीय व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की अनंत संभावनाओं में विश्वास। दूसरा बुद्धिवाद या विवेक प्रधान स्वतंत्र चिंतन एवं वैज्ञानिक मनस्थिति अर्थात बिना सिद्धि या प्रमाण के भौतिक विश्व के किसी भी कार्यकारण संबंध को स्वीकार न करना। प्रयुक्त तीनों चिंतन बिंदु मध्यकालीन परंपरा के प्रति एक स्पष्ट विद्रोह का रेखांकन करते हैं। यद्यपि पुनर्जागरण युग में यह विद्रोह अपेक्षाकृत दबे छिपे या प्रच्छन्न रूप में धार्मिक प्रतीकों में व्यक्त हुआ, इसलिए पुनर्जागरण को बौद्धिक विद्रोह का युग नहीं बल्कि बौद्धिक अनुसंधान का युग कहा जाता है। पुनर्जागरण युग की आंतरिक मनस्थिति मध्यकालीन युग के धार्मिक आधिपत्यवाद को धीरे धीरे नकार रही थी और एक स्वतंत्र चिंतन पद्धति की ओर समाज को अग्रसर कर रही थी जिसमें मानववाद, बुद्धिवाद एवं वैज्ञानिक चिंतन के सूत्र बीज रूप में निहित थे। जैसा कि इतिहासकार डेविस ने लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य के स्वतंत्रता प्रिय एवं साहसिक विचार के जन्म का प्रतीक है। यह विचार मध्यकाल में धार्मिक आधिपत्य की जकड़ एवं कारागार में था। इतिहासकार मेजेनिस और एप्पल के शब्दों में यह नया युग जो पुनर्जागरण काल के नाम से प्रसिद्ध है एकाएक नहीं आया बल्कि एक लंबे समय के दौरान क्रमशः विकसित हुआ। पर इस तथ्य के कई प्रमाण थे कि पुनर्जागरण काल वास्तव में नया युग था। मध्यकाल में यूरोप के मनुष्य का चिंतन 2 प्रकार के बंधनों से आक्रांत था। प्रथम चर्च एवं धर्माधिकारियों द्वारा प्रतिपादित विचारों एवं जीवन पद्धति को आंख मूंद कर स्वीकार करना पड़ता था, अन्यथा धर्मद्रोह की सजा भुगतनी पड़ती थी। दूसरा, सामंती मेनर प्रणाली में सामंतों एवं जागीरदारों पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर होने के कारण उनकी स्वार्थमूलक रूढ़िवादी मानसिकता को स्वीकार करना पड़ता था, अन्यथा बेरोजगार होने का खतरा था। मध्यकाल में मनुष्य एक स्वतंत्र इकाई नहीं था बल्कि वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इकाइयों का एक अंग या उपकरण मात्र था। इस सारी प्रक्रिया में सुप्त एवं बंदी बना रहा मनुष्य का विवेक, स्वाभिमान एवं स्वतंत्र चिंतन। पुनर्जागरण काल में मनुष्य अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत एवं सचेष्ट हुआ। उसे प्रेरणा मिली प्राचीन यूनान एवं रोम की संस्कृतियों से। संयोगवश इस काल में यूरोप एक ऐसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था जिसके कारण चर्च एवं सामंतों के नियंत्रण की रस्सियाँ ढीली हो रही थीं। पुनर्जागरण युग की विशेषताओं का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1, मानववाद।
पुनर्जागरण का एक मुख्य विशेषक तत्व मानववाद है। मानववाद मध्यकाल की धर्म केंद्रित एवं परलोकवादी मनस्थिति, जो व्यक्ति को अपने प्रत्यक्ष वास्तविक जीवन के प्रति उदासीन कर रही थी, के प्रति मानव का स्वाभाविक विद्रोह था। दूसरे शब्दों में यह मध्यकालीन जड़ता के प्रति मानव के सहज जीवंत चेतना का विद्रोह था। मानववाद ने व्यक्ति की जिज्ञासा को जागृत किया और उसके कर्मों एवं चिंतन को वर्तमान जीवन के लौकिक एवं भौतिक उत्कर्ष पर केंद्रित किया। पुनर्जागरण युग में मानववादियों ने प्राचीन यूनान एवं रोम की क्लासिकी संस्कृति में व्याप्त जीवन के प्रति सकारात्मक अभिरुचि के दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण की। इटली के फ्रांसिस्को पेट्रार्क 1307-1374 ईस्वी को मानववाद का प्रणेता माना जाता है। उसने अपनी साहित्यिक कृतियों में पहली बार धार्मिक विषयों के स्थान पर प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य एवं मनुष्य के लौकिक प्रेम की गहरी अनुभूतियों का चित्रण किया। पेट्रार्क के बाद इटली एवं यूरोप के अन्य देशों में अनेक मानववादी विचारक हुए, जिन्होंने कला एवं साहित्य के प्रतीकों में अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त किया। दूसरा बिंदु बुद्धिवाद का है। मध्यकाल में धर्म का ऐसा आतंक था कि चर्च एवं पादरियों के प्रति लोगों को अटूट श्रद्धा रखनी पड़ती थी। उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली को ही लोगों को सत्य मानना पड़ता था, भले ही वह जीवन को शुष्क एवं नीरस बना दे। पुनर्जागरण युग में अनेक विचारकों ने श्रद्धा एवं विश्वास की गूढ़कारी प्रवृत्तियों का विरोध किया और यह विचार प्रस्तुत किया कि किसी भी बात को स्वीकारने से पहले मनुष्य को अपनी बुद्धि या विवेक के प्रयोग से उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। बुद्धिवाद का उत्कर्ष पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बुद्धिवाद के प्रवर्तकों में थॉमस एक्विनाज 1224 से 74 ईस्वी एवं रोजर बेकन 1214 से 94 के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके आरंभिक विचार सूत्रों को बाद में अनेक विचारकों ने पोषित एवं विकसित किया। बुद्धिवाद आधुनिकता की एक प्रमुख आधारशिला है। तीसरा बिंदु वैज्ञानिक मनस्थिति। मानववादी एवं बुद्धिवादी चेतना ने पुनर्जागरण युग में वैज्ञानिक मनस्थिति के आविर्भाव में योगदान दिया। वैज्ञानिक मनस्थिति का अर्थ है भौतिक विश्व जिसमें मनुष्य का शरीर भी शामिल है, कि किसी भी नियम को परीक्षण एवं प्रयोग से सिद्ध होने पर ही सत्य स्वीकारना। वैज्ञानिक चेतना के प्रवर्तकों में फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626 ईस्वी का नाम उल्लेखनीय है। वैज्ञानिक चेतना के विकास के कारण पुनर्जागरण युग में विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। चौथा बिंदु आधारभूत आर्थिक परिवर्तन, जिससे सामंतवाद का ह्रास हुआ। मध्यकालीन यूरोप का आर्थिक जीवन सामंती मेनर प्रणाली के अंतर्गत कृषि के सामान्य उत्पादन पर आधारित था। इससे क्षेत्रीय आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुओं की पूर्ति हो जाती थी। वस्तु विनिमय का प्रचलन था एवं व्यापार बहुत कम था। पुनर्जागरण काल में इस स्थिति में एक आधारभूत परिवर्तन हुआ। यूरोप में व्यापारिक समृद्धि, उद्योग धंधों के विकास एवं मुद्राओं के प्रचलन ने मैनोरियल सामंती अर्थव्यवस्था एवं दास प्रथा की जड़ें हिला दी। लोग इन सीमित बंदी ग्रहों से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने लगे। पांचवा बिंदु आधारभूत सामाजिक परिवर्तन से कस्बों एवं नगरों का उदय हुआ। सामाजिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक प्रगति के कारण यूरोप में बड़े कस्बों एवं नगर निर्मित हुए, जो सामाजिक जीवन के नवीन केंद्र बन गए। अब सामाजिक हलचल का केंद्र मेनर, कृषि फार्म या सामंत का किला या बिशप का महल नहीं रहा। पुनर्जागरण काल नगरों एवं नगरीय जीवन का काल था। इन नगरों ने पुनर्जागरण युग के लेखकों एवं कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। छठा आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, जिससे बड़े राज्यों का उदय हुआ। पुनर्जागरण युग में नवीन आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण विशद एवं कुशल प्रशासन तंत्र पर निर्मित बड़े राज्यों का उदय हुआ। पहले राज्य सीमित थे तथा सामंत प्रथा एवं दास प्रथा पर अवलंबित थे। पुनर्जागरण युग में राजस्व की नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। अंतिम आधारभूत सांस्कृतिक परिवर्तन, जिससे मानववादी कला एवं साहित्य का विकास हुआ। इस काल की सांस्कृतिक गतिविधियों में पुनर्जागरण की आंतरिक भावना का बड़ा सशक्त एवं प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण हुआ। कला एवं साहित्य की मध्यकालीन शैलियों में आधारभूत परिवर्तन हो गए। मानववाद की भावना से ओतप्रोत साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों का विपुल सृजन हुआ, जिनमें जीवन के सहज नैसर्गिक सौंदर्य एवं उल्लास की अभिव्यक्ति हुई। अब यह प्रश्न उठता है कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे। मध्यकाल के अंतिम चरण में यूरोप के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य पर कुछ ऐसे परिवर्तन घटित हो रहे थे, जिन्होंने पुनर्जागरण की भावना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसी काल में यूरोप का पूर्वी देशों की उदारवादी विचारधाराओं से संपर्क हुआ, जिन्होंने नवीन चेतना का सूत्र प्रदान किया। राजनीतिक घटनाक्रम में जैसे कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, नवीन तकनीकी खोजें, मुद्रण यंत्र का आविष्कार,
आदि भी पुनर्जागरण के विकास में सहायक रहे। मध्यकालीन यूरोप के वैचारिक प्रयोग स्कॉलिस्टिक विचारधारा ने भी पुनर्जागरण को प्रेरणा बिंदु प्रदान किया, लेकिन इन सबसे ऊपर पुनर्जागरण की गंगोत्री प्राचीन रोम, यूनान की क्लासिकी संस्कृतियों में अवस्थित थी। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम कारणों पर विशिष्ट चर्चा करेंगे।